हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए एक बेहतरीन इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं। प्लीज पूरी बात सुन लीजिए। ऐसे 200-250 क्वेश्चन की सीरीज है। 4 वीडियो या 5 वीडियो में पूरा करूंगा। 50 क्वेश्चन पर वीडियो चैप्टर सहित एक्सप्लेन करूंगा। बेहतरीन वीडियो है। अब ये दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, माइक स्टार्ट करना भूल गया था, पिछली वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने आज से पहले देखे भी नहीं होंगे। शुरू के 4-5 क्वेश्चन से जब आगे चलेंगे आपको मजा आएगा पढ़ने में। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत की अर्थव्यवस्था, इसके लिए चैप्टर पढ़ते ही रहा। भारत की अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3। पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित। ठीक है भैया। पूंजीवादी किसे कहते हैं? ठीक है, तो पूंजीवादी कहते हैं जहां पे क्या उत्पन्न करना, क्या बनाना है, कितना बनाना है, क्या कीमत रखनी है, सब कुछ बाजार के ऊपर छोड़ दिया जाता है। सब कुछ किसके ऊपर छोड़ देते हैं? बाजार के ऊपर। क्या? माल की संख्या, कितना माल बनाना है, क्या कीमत रहनी है, सब कुछ। ठीक है, बाजार पे छोड़ दिया। जब बाजार पे छोड़ दिया तो इसीलिए इसे कहते हैं मुक्त बाजार नीति या उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और उदारवादी अर्थव्यवस्था को ही कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी। जापान की पूंजीवादी। फ्रांस की पूंजीवादी। कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, इन सब देशों की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी। 2014 एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है। उसके बाद 2021, ठीक है, कैसी अर्थव्यवस्था अमेरिका की? पूंजीवादी। अभी क्वेश्चन था भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की मिश्रित है, वहां तक पहुंचेंगे। पहले समझो साम्यवादी। अभी मैंने बताया क्या उत्पन्न होना है, क्या कीमत रहनी है, क्या बनाना है, सब कुछ बाजार पर छोड़ दिया। बाजार पर छोड़ दिया तो पूंजीवादी। और सब कुछ अपने हाथ में रख लिया, सब कुछ अपने हाथ में रख लिया तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो दोबारा से देखो बेटा, क्या भैया भारत की अर्थव्यवस्था, अरे भैया पहले साम्यवादी तो बता दो। साम्यवादी का दूसरा नाम है राज्यवादी। उत्तर कोरिया, रूस, चीन, लाओस, क्यूबा, वियतनाम, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है? साम्यवादी। कैसी है? साम्यवादी। माइक चेक कर लो बेटा, पिछली बार बनाने बड़ी कैड़ा हो गया था काम। हाँ सही चल रहा है, ठीक है, चल रहा बेटा, ठीक है ना। पिछली बार पूरी वीडियो बना दी मैंने और वो करना पड़ा, इसलिए चेक कर लिया, सामने कर लिया मुंह के, ठीक है। अच्छा भैया जी, पूंजीवादी समझ में आ गया। साम्यवादी। मिश्रित क्या है? मिश्रित है दोनों का मिलाजुला रूप। मतलब भैया, मतलब जहां पे बाजार के ऊपर भी कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए और कुछ चीजों को सरकार अपने हाथ में रखे, दोनों तरीके का काम करे, उसे कहते हैं मिश्रित। एग्जाम्पल से समझो, HDFC बैंक, HDFC बैंक का नाम सुना, और PNB बैंक। तो PNB बैंक क्या हो गया? सरकारी। जैसे ये सरकार सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती है। HDFC कैसा हो गया? प्राइवेट, बाजार चाहे रखना चाहे रख लो। तो दोनों का मिला जुला रूप भारत में है। राजपूताना स्कूल सरकारी स्कूल हो गया, KMS पब्लिक स्कूल, और VIP प्राइवेट हो गए। तो यहाँ पे दोनों का सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक मतलब सबका, सरकारी, निजी मतलब प्राइवेट, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व किस में होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। और भारत के पड़ोस में चीन की साम्यवादी है। बाकी जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, बर्मा, सबकी कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद? सकल राष्ट्रीय उत्पाद आप इसे ऐसे समझिए, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP क्या है? हमारे एक साल के अंदर, एक साल कौन सा? 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दो और 31 मार्च तक खत्म कर दो।
1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच देश में जो कुछ भी पैदा होता है, ऐसी घटना जिसे पैसों में तोला जा सके। अब किसी की मदद कर दी तो मदद की तो कोई कीमत ही नहीं होती ना, मदद वगैरह नहीं, ऐसी चीज जिसे जैसे सब्जी हो गई, फल हो गया, तुमने किसी की मदद करी, 100 रुपए बदले में ले लिए, तो जिसे पैसों में तोला जा सके ऐसी कोई भी चीज 1 साल के अंदर भारत देश की सीमा में अगर पैदा हो रही है, भारत देश की सीमा में, तो उसे जीडीपी में शामिल करा जाता है, उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आई बात समझ में? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गई भैया समझ में। ठीक है, अब समझो जरा, तो जीडीपी में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो बेटा ये समझिए, प्राथमिक क्षेत्र लगभग 15%, 15.4% है, द्वितीय क्षेत्र लगभग 23 से 26%, चलो 23% मान लेते हैं, तृतीय क्षेत्र लगभग 50 से 61%। ठीक है, अब 3 ही क्षेत्र होते हैं इकोनॉमिक्स के, 3 क्षेत्र, अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इसने पूछा सबसे ज्यादा योगदान जीडीपी में किसका, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका? तृतीय क्षेत्र का। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण, जहां पे प्रथम क्षेत्र से जो भी चीजें पैदा होती हैं उन्हें फैक्ट्री में ले जाके नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे पानी कुदरत से मिलता है, प्राकृतिक, तो प्रथम क्षेत्र में आती है कुदरत से फ्री में मिलने वाली चीजें। फिर प्राकृतिक से जो मिलती हैं, पानी मिला, सब्जी मिली, फल, ठीक है, उन्हें आपने यहां ले जाके फल का जूस बना दिया, पानी की बोतल बना दी, है ना, प्योरीफाई करके पानी को फिल्टर करके बोतल बना दी, दूध की बोतल बना दी। तो दूध प्राकृतिक क्षेत्र में और दूध की बोतल दूसरे क्षेत्र में, पानी पहले क्षेत्र में, पानी की बोतल दूसरे क्षेत्र, फल पहले क्षेत्र में, और फल का जूस बना के बेच रहे बोतल वगैरह में पैक करके, तो वो फैक्ट्री में बनता। तो जो चीजें निर्मित होती हैं वो विनिर्माण, और जो कुदरत से मिल रही है वो प्रथम क्षेत्र में। 2 इंपॉर्टेंट चीजें और देखना, खनन और उत्खनन। जो खान खोद के निकाला जाए, एग्जाम्पल के तौर पर भैया लोहा, तांबा, पीतल, सोना, कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम में गैस, जो चीजें सुरंग से निकाली जा रही है, अंदर से खोद के, नीचे से खान बना के, खान, उसे कहते हैं खनन। उत्खनन होता ऊपर से खोद लेना, खनन मतलब गहरा गड्ढा खोदना, उत्खनन ऊपर से। जैसे गंगा जी से रेत निकाल के प्लास्टर करते हैं, रेत ले आए और प्लास्टर करा, तो वो हो गया उत्खनन। भराव के लिए मट्टी खोद ली कहीं से, ऊपर से खोदते हो ना, तो उत्खनन। क्लियर? फैक्ट्री में माल बनाते हैं, दूसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र, जहां पैसे के बदले वस्तु ना मिले, सेवा मिले। एग्जाम्पल के लिए कुली तुम्हारा सामान उठा के स्टेशन के बाहर आएगा, तुमसे 100 रुपए ले लेगा, तुम्हारा सामान दे देगा वापसी। तो भैया तुम्हारा सामान दे रहा, तो 100 रुपए किस बात के? सेवा के। वकील, अध्यापक, कुली, बैंक, डॉक्टर, परिवहन, होटल प्राप्ति, ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। होटल प्राप्ति कैसे? आप कहीं होटल में गए, 1000 रुपए का कमरा लिया, 1000 रुपए का कमरा लिया, 1000 रुपए दिए, अगले दिन घर आ गए, कमरे को खरीद तो नहीं लिया, है ना, तो सेवा ली। तो देखो, तृतीय क्षेत्र से जीडीपी का योगदान 61.5%, जीडीपी में दूसरे क्षेत्र का 23%, पहले क्षेत्र का 15%। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है जीडीपी में? तृतीय क्षेत्र का। जीडीपी में किसका योगदान घटा है? प्रथम क्षेत्र का। पहले ज्यादा होता था, पहले कृषि का योगदान बहुत ज्यादा था, कृषि का बहुत ज्यादा था, अब ये घट गया। पहले लगभग 52% कमाई हमारी खेती से होती थी, जो अब घट के रह गई लगभग 14.2% कृषि से। तो हाल ही में किसका योगदान घटा? कृषि का। किसका घटा है? कृषि का। वेरी गुड भैया, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? उसके प्राकृतिक संसाधन, जैसे कोयला, तो तांबा, सोना, वहां क्या मिलता है? हीरे मिलते हैं, तेल मिलता, क्या मिलता? तो बिल्कुल भैया, अगर ये मिलेगा तो हमारी कमाई अच्छी होगी। पूंजी अगर हमारे पास होगी, पूंजी का निर्माण कर पाएंगे, तो भी बाजार का आकार जितना बढ़ेगा उस पर फर्क पड़ेगा। तो उपरोक्त आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? इन तीनों चीजों पर निर्भर करता है, तीनों चीजों पर। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसे समझिए जरा, ग्लोबलाइजेशन क्या। इसके लिए मैं आपको समझाता हूं, देखो बेटा थोड़ा समझिए। ग्लोबल, ये नई आर्थिक नीति का हिस्सा है, नई आर्थिक नीति। तो इसे समझो अच्छे से। क्या भैया जी? समझाओ।
देखो नई आर्थिक नीति आई थी 1991-92 में। ये वो पहला दौर था जब हमने अपना सोना कि कहीं गिरवी रख के जब देश चलाया। ऐसी नौबत क्यों आ गई? तो मैं आपको यही बता रहा हूं, जब जब देश में कांग्रेस कमजोर हुई है और बीजेपी या ये गुट हावी हुए, बस देश बर्बाद ही कर दिया। आप जरा देखना 1991-92 में। तो इससे पहले जरा समझिए, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी, मैं पहले ही सही था बेटा, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। अब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, पहली बार देश में 400 प्लस वोटों से। आज तक कोई भी सरकार लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई, 400 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। तो जरा समझिए आखिर राजीव गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जो 400 सीटें आई? कुछ नहीं करा भैया। इनकी माताजी प्रधानमंत्री थी, उनकी डेथ कर दी गई, तो इनके साथ सहानुभूति जुड़ गई। भाई अगर किसी के घर से किसी की डेथ हो जाएगी तो सहानुभूति न रहेगी, यार इसके साथ गलत हुआ। तो जनता को दुख हुआ, जनता ने राजीव गांधी को 400 प्लस वोटें दे दी। अब राजीव गांधी ने काम तो बहुत करे, इन्हें आधुनिक भारत के एक तरीके से जनक कह सकते हो, क्रांतिकारी में। किस चीज में? टेक्नोलॉजी में। कंप्यूटर लाने वाले राजीव गांधी हैं। लेकिन पैसा बहुत खर्च करा इन्होंने, बोफोर्स तोप खरीद ली। तो जब पैसा खर्च करा तो देश की स्थिति थोड़ी डामाडोल होने लगी। इन पे बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा दिया कि तुमने जो ये तोप खरीदी है इसमें धोखाधड़ी करी है। तो इनकी छवि खराब हुई और ये चुनाव हार जाते हैं। भाई 84 के बाद बने, फिर 84 में चुनाव हुए थे तो ये बने 89 तक के लिए। 89 में अब चुनाव हार गए, तो 89 में प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इनके चुनाव हारने के बाद वीपी सिंह कौन बनते हैं? 1989 में वीपी सिंह। और ये कांग्रेस से नहीं है, ये बीजेपी पार्टी, जनता दल, बहुत सारी पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बनाती हैं और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अच्छा भैया जी, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, व्यवस्था नहीं चलती, मिलजुल के पार्टी बनी थी, बहुत सारी खींचातानी चालू हो जाती है, तू मैं लूटपाट मचा देते हैं पूरी। इनमें से ही एक पार्टी निकल के अलग आती है 1990 में और एस चंद्रशेखर बनते हैं प्रधानमंत्री। जब खींचातानी होती है तो इन्हें कांग्रेस समर्थन दे देती है बाहर से कि हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, तुम बनो, देश को संभालो, लड़ो मत आपस में। बाहर से समर्थन दे दिया जाता। अभी भी सरकार वही चला रहे हैं आपस में, यही लड़ के, ठीक है। और कुछ दिन बाद इनकी कांग्रेस से खटपट होती है, कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेती है। वापस जब समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार गिर जाती है और देश में दोबारा चुनाव की घोषणा हो जाती है। 1991 में चुनाव होने, देश में दोबारा से चुनाव होने, और उस चुनाव में वोट मांगते समय राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है लिट्टे आतंकवादियों द्वारा, ठीक है। राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। उसके भी पीछे के एक लॉजिक है। लिट्टे आतंकवादी श्रीलंका में पनपे, श्रीलंका की भाषा तमिल है और हमारे एक राज्य है तमिलनाडु, उसकी भी भाषा तमिल है। तो श्रीलंका के जो लिट्टे आतंकवादी या लिट्टे ग्रुप है वो कहने लगा ये तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं, हमारा हिस्सा श्रीलंका का, इसे हमें दो। ये भी तमिल बोलता, हम भी तमिल बोलते हैं। तो राजीव गांधी ने उनको शांत करने के लिए, उस विद्रोह को शांत करने के लिए अपनी आर्मी भेज दी, इंडियन आर्मी, श्रीलंका में। तो जब वो वहां पे श्रीलंका में ऑपरेशन करके आई और जब से ही वो राजीव गांधी से थोड़ा चिढ़ मानते थे। तो जब वोट मांग रहे थे तो सरकार को, यहाँ बीजेपी सरकार और इन्हें पूरा जनता दल वगैरह सबको पता पड़ गई थी कि राजीव गांधी पे वहां जानलेवा हमला होगा, लेकिन इन्होंने बचाने की कोशिश उस हद तक नहीं करी जो होनी चाहिए थी, ठीक है। राजीव गांधी मारे गए। अब राजीव गांधी मारे गए तो जनता का किसके साथ दयालुता आ जाएगी, यार ये भी मर गया, तो कांग्रेस को दोबारा से जिता दिया। तो जब 1991 में कांग्रेस जीती अब की बार, तब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राजीव गांधी तो मर गए, तो प्रधानमंत्री बने एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर, ये स्टोरी सुन के याद हो जाएंगे आपको, क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। एस चंद्रशेखर तो हो गए। पी.वी. नरसिम्हा राव,
ये बने भारत के प्रधानमंत्री 1991 में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह बने हमारे वित्त मंत्री, मनमोहन सिंह। और पहली बार मनमोहन सिंह ने क्या करा, नई आर्थिक नीति लाके सुधार करा 1991-92 में। तो समझिए 91-92 में क्यों आई नई आर्थिक सुधार नीति, देश बर्बाद हो चुका था और मनमोहन सिंह ने कैसे देश चलाया, सोना गिरवी रख के, सोना गिरवी रख के। किसके पास गिरवी रखा भैया, आईएमएफ के पास, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, इसके पास सोना गिरवी रखा जब अपने देश को चलाया। अच्छा भैया जी, सोना गिरवी रख के पैसा तो आ गया, और क्या क्या सुधार करे गए इसके द्वारा बताता हूं, जरा अगले पेज पर देखना भी आंसर देने से पहले। नई आर्थिक नीति में एलपीजी लाई गई, एलपीजी। अब ये एलपीजी क्या, गैस नहीं, ये सुधार वाली बात है। एल से लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, अभी बताऊंगा क्या मतलब है। पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। अब एल का मतलब समझिए उदारीकरण। उदारीकरण मतलब सरकार ने कह दिया कुछ व्यापार के लिए ही लाइसेंस जरूरी है, जैसे शराब, हथियार, ऐसी चीजें। बाकी आप कोई बिजनेस खोलते हो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और लाइसेंस भी जल्दी से जल्दी दे दिया जाएगा जिसमें आवश्यकता है। तो लाइसेंस को कम करा गया, हर क्षेत्र में लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है पहले की तरह। प्राइवेटाइजेशन कहा गया, देश में प्राइवेट आदमी भी अपनी कंपनियां खोल के पैसा लगा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, भारत की अर्थव्यवस्था को विदेश के लिए खोल दिया गया कि विदेशी भी यहां के इन्वेस्ट कर सकते हैं, भारत में आके अपनी कंपनी खोल सकते हैं, जैसे मैकडोनल्ड, सैमसंग खुली हुई है ना भारत में। हाँ ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब था उदारीकरण, कि लाइसेंस वाइसेंस जो लेने कठिन है इन्हें थोड़ा इजी बनाया जाए। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट आदमी भी कंपनी खोल के देश में नौकरी पैदा करे। ग्लोबलाइजेशन मतलब विदेशी लोग भी भारत में आके इन्वेस्ट करें। ठीक है भैया जी, अब आप ही बताओ तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया, विदेशी लोग भारत में आके इन्वेस्ट करें। तो अर्थव्यवस्था का एकीकरण, एकीकरण का मतलब तो होता अपने ऊपर ही डिपेंड करना। वित्तीय बाजार का एकीकरण, एकीकरण का मतलब होता केवल खुद ही खुद। ठीक है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, हाँ विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यही तो मतलब था। बिल्कुल हो गया जवाब। बोर्ड पे दिखता नहीं है बेटा, लाइट इतनी ज्यादा पड़ती है। आगे देखते हैं, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो लगभग 52% भाग कृषि में लगा हुआ है। तो इसके आसपास देखिए 52 से 54%। ठीक है, 52 से 54%। आगे चलते हैं, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो बेटा भारत में देखो एक तो तिरछन बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है। तिरछन बेरोजगारी क्यों क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा। ठीक है, और दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी, ये भी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा, और ये लंबे समय के लिए होती है। अगर कभी पूछा जाए कौन सी बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है, दीर्घकालीन होती है, मतलब लंबे समय के लिए रहती है। अभी समझाएंगे है क्या। चलो जी सारे ठीक है, पहले समझते हैं तिरछन बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। भैया एक आदमी किसी कंपनी में 10 पेन बना रहा, एक मैन किसी कंपनी में 10 पेन बना रहा, 10 पेन। ठीक है, हाँ भैया 2 आदमी कर दिए पेन, अब भी 10 ही बनने, अब भी 10 ही बनने। 3 मैन कर दिए, अब भी 10 ही पेन बनने। ईमानदारी से बताना वो कंपनी वाला इन 2 आदमियों को निकाल देगा या नहीं निकाल देगा? बिल्कुल निकाल देगा भैया। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़े पर पैदावार ना बढ़े तो उसे कहते हैं तिरछन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। ये दोनों छिपे हुए बेरोजगार हैं, तनख्वाह तो ले रहे हैं लेकिन देश के लिए कोई फायदा नहीं कर रहे, तो ऐसे बेरोजगार कहते हैं तिरछन या छिपे हुए बेरोजगार। ये ज्यादातर होता खेती में। 10 बीघे में 10 बीघा में एक आदमी 10 किलो गेहूं पैदा कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए ले लेना, अब ये मत कहना भैया 10 मन बीघे के हो रहे हैं हमारे 12 मन बीघे। अबे मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, समझाने के लिए। एक आदमी 10 बीघे में 10 किलो गेहूं पैदा कर रहे हैं, 2 आदमी 10 बीघे में अब भी 10 किलो गेहूं पैदा कर रहे हैं, 3 आदमी अब भी 10 किलो गेहूं पैदा कर रहे हैं। क्या ये दोनों अपने आप को बेरोजगार कहेंगे? क्या कहेंगे? हम तो खेती कर रहे हैं, लेकिन पैदावार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ने पर पैदावार पर कोई फर्क ना बढ़े, उत्पादन पर कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी बेरोजगारी को तिरछन या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। और दूसरी समझाओ, एक एक करके ही तो समझाऊंगा। बेरोजगारी का चैप्टर आज के बाद कंफ्यूजन ना करने का,
ठीक है, जितना पढ़ा दूंगा, जो रह जाएगा वो रह जाएगा, क्योंकि सारा नहीं करा सकता ना, ज्यादा से ज्यादा समझाते हुए। पहला तकनीकी, तकनीकी तो संरचनात्मक में आती है। संरचनात्मक में क्या क्या आता है देखो, मैं कंपनी खोल रहा हूं सॉफ्टवेयर की, आईटी कंपनी खोल रहा हूं, मुझे इंजीनियर चाहिए, इंजीनियर मिल नहीं रहे तो कंपनी खोल पाऊंगा क्या? तो तकनीक की कमी के कारण, या भौतिक संरचना, भौतिक संरचना कैसे, बिजली की फिटिंग नहीं मिल पा रही, कनेक्शन नहीं हो पा रहा, सड़क नहीं दे रही है सरकार कंपनी तक, या कंपनी खोलने के लिए मैं लोन मांग रहा हूं, पैसे नहीं मिल रहे, तो संरचनात्मक बेरोजगारी में आती है। कैसी बेरोजगारी में आती है? संरचनात्मक। कैसी? संरचनात्मक बेरोजगारी में आती है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर का अभाव होना, या टेक्नोलॉजी का अभाव होना, या भैया शिक्षा का अभाव, उस लेवल पर शिक्षा ना मिल पाना, ठीक है, कौशल ना मिल पाना, कौशल योग्यता ना मिल पाना, तो वो हो गया संरचनात्मक। घिसणात्मक, घिस कैसे गए? एक बताऊं, घिसते हैं भैया नौकरी ढूंढते ढूंढते, नौकरी। तो जब एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हो व्यक्ति ज्यादा पैसों के चक्कर में, या पहली नौकरी को ढूंढता ढूंढता, तो उसी समय तो आदमी घिसता, घिरसण, घिरसण, जूते घिस गए मेरे, है ना, नौकरी ढूंढते ढूंढते। तो नौकरी ढूंढने का जो पीरियड है उसे कहते हैं घिरसणात्मक बेरोजगारी। मतलब पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी ढूंढना, उस टाइम पीरियड के बीच में जो बेरोजगार पैदा होती है, बेरोजगारी 1-2 महीने के लिए, या यार ना एमकॉम कर रखी है, 2000 की नौकरी मिल रही है, 4000 की मेहनत कर रहा है इसे, अच्छी नौकरी की तलाश में भी जब भटक रहे होते, तो ऐसी बेरोजगारी घिरसणात्मक बेरोजगारी होती है। तो घिरसण किसके लिए होता? नौकरी के लिए। संरचना, संरचना तो भैया खराब ही है, स्ट्रक्चर, भौतिक संरचना। चक्रीय बेरोजगारी, चक्र, जब देश में आर्थिक मंदी, हर 5 साल में एक बार आर्थिक मंदी आती है, तो जब देशों में आर्थिक मंदी आती है तो उसे चक्रीय बेरोजगारी, और आर्थिक मंदी ज्यादातर आती है विकसित देशों में, विकसित देशों में, ठीक है, विकसित देशों में आती है, जैसे अमेरिका जैसे। तो चक्रीय बेरोजगारी कैसे पैदा होती है? आर्थिक मंदी के कारण, आर्थिक मंदी के कारण, ठीक है। घिरसणात्मक बेरोजगारी कैसे होती है? नौकरी ढूंढ रहे दूसरी, या फैशन परिवर्तन। अब एक बात, तो गर्मी से सर्दी आएंगी तो हाफ बाजू के कपड़े थोड़ी पहनोगे, फिर फुल बाजू के कपड़े चलेंगे, ऊन के कपड़े चलेंगे, है ना। तो ऐसी बेरोजगारी दीर्घात्मक बेरोजगारी कौन सी होती है? संरचनात्मक। विकसित देशों में कौन सी आती है? चक्रीय। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या, घिरसणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक, समझ गए। भारत में अधिकतर कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। आज केवल 50 क्वेश्चन। खुली बेरोजगारी क्या? जो बाजार के रेट में, मजदूरी में, बाजार की मजदूरी, जैसे पुताई वाले की एक दिन की मजदूरी सपोज करो 800 रुपए चल रही है, और हम किसी पूछे भैया पुताई करेगा, कितने रुपए लेगा? 800, और फिर भी हम उसे काम ना दे पाए, है ना, फिर भी हम उसे काम ना दे पाए, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं खुला बेरोजगार। स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल से बाद का बच्चा बेरोजगारी में गिना जाता है, 15 साल से बाद पार कर चुका हो, 15 साल की उम्र, 60 साल की उम्र पार ना करी हो, तो वो बच्चा बेरोजगारी में गिना जाता है, ठीक है। तो खुली बेरोजगारी में हम भी आगे, खुद बच्चे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और जो पुताई उताई वाले नाले पे खड़े हैं वो भी आ गए। मौसमी बेरोजगारी, मौसम के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी नहीं, मौसम के कारण है भैया। मौसमी बेरोजगारी क्यों कह रहे? फिर सुनो बेटा, ये स्पेशल मौसमों में पैदा होती है। जैसा कोई मूंगफली बेचने वाला, मूंगफली जाड़ों में मूंगफली बेचेगा, गर्मी में क्या करे भैया? गर्मी में आइसक्रीम बेच लेगा। तो मूंगफली बेचना तो एकदम थोड़ी सी गर्मी आते ही बंद हो जाएगा, आइसक्रीम एकदम नहीं बिकती। आइसक्रीम के लिए फिर वेट करते हैं आदमी की थोड़ी गर्मी आ जाए जब खाएंगे, वरना गला खराब हो जाएगा, नजला हो जाएगा। तो उस बीच में तो वो बेरोजगारी रहा, तो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। जैसे गेहूं कटाई, गेहूं कटते ही मूंजी थोड़ी लग जाएगी, तो गेहूं कटाई वाला बेरोजगार भी क्या? मौसमी बेरोजगार। एक स्पेशल मौसम में काम मिलेगा और स्पेशल मौसम में बेरोजगार हो जाएगा। तिरछन बेरोजगारी बताई दी, छिपी हुई बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, जब किसी व्यक्ति को उसकी शिक्षा के अनुसार काम ना मिले। जैसा मोदी जी कह रहे पकोड़े तलने को रोजगार मानोगे या नहीं? तो भैया पकोड़े तलने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति पकोड़े तल्ला तो रोजगार मानेंगे, लेकिन अगर कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति रोज तल्ला पकोड़े तो उसे रोजगार नहीं माना जाएगा, उसे कहेंगे शिक्षित बेरोजगार। जैसे एग्जाम्पल समझो, BSc पास बच्चे का पकोड़े तलना, तो वो कहलाएगा शिक्षित बेरोजगार। क्या कहलाएगा? शिक्षित। संरचनात्मक, घिरसण और चक्रीय बता दी मैंने अभी। अब लेता हूं, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो मैंने बताया था तिरछन बेरोजगारी या संरचनात्मक। भैया पेपर में उदाहरण कौन सा देना? संरचनात्मक।
सबसे बड़ी समस्या कौन सी है भारत की? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्या है। पढ़े लिखे हैं पर नौकरी नहीं है, ठीक है। मजदूरों की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, किसमें? तिरछन बेरोजगारी में। मैंने बताया ना, मजदूरों की सीमांत उपयोगिता, मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा, तो उनकी उपयोगिता क्या होगी? शून्य। रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, निकाल दोगे तो भी उपयोगिता, मजदूर की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? शून्य। किसमें? तिरछन। ये क्वेश्चन आ सकता, मजदूरों की सीमांत उपयोगिता किसमें शून्य हो जाती है? तिरछन बेरोजगारी में शून्य हो जाती है। दीर्घकालीन बेरोजगारी कौन सी है? संरचनात्मक। क्योंकि एक दिन में तुम बीटेक बच्चे पैदा नहीं कर लोगे। अगर मुझे आईटी अब खोलनी है, कंप्यूटर साइंस के बच्चे चाहिए, ठीक है, एमसीए के बच्चे चाहिए, कंप्यूटर साइंस वाले, तो भैया कहां से लाऊंगा एक दिन में? टाइम लगेगा ना। सरकार सड़क नहीं बना रही तो एक दिन में थोड़ी बना देगी, लोन नहीं दे रही, कंपनी खुलेगी 10-5 साल में चालू होगी, बन के निपटेगी। तो ये बेरोजगारी जो होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी, दीर्घकालीन होती है। विकसित देशों में कौन सी मजदूरी बेरोजगारी पाई जाती है? विकसित देशों में तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? चक्रीय बेरोजगारी या घर्षण। चक्रीय ज्यादा पाई जाती है, चक्रीय या घर्षणात्मक बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी किसके कारण आती है भैया? आर्थिक मंदी के कारण। आर्थिक मंदी के कारण कौन सी बेरोजगारी आती है? चक्रीय। और घर्षण भैया नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पकड़ना, एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पकड़ना। बिल्कुल भैया, ये भी हो गया। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो भारत में जो आंकड़े देता है वो देता है नीति आयोग। कौन देता है? नीति आयोग। 15 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के व्यक्ति को क्या कहा जाता है? गिना जाता है बेरोजगारी में, अगर कोई इसके बीच में नौकरी। लेकिन मैं कहता हूं 60, क्योंकि पहले सरकारी नौकरी की उम्र 65 वर्ष थी, अब कर दी गई है 60, ठीक है। लेकिन अभी पेपर में यही चला रहा 15 से 65। आगे चलते हैं। अब मैं यहां देखो एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये गलत बता दिया, रुक जाओ बेटा एक सेकंड। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन करता? देखो आंकड़े काम करने का दो जनों का है, एक सीएसओ, एक एनएसएसओ, ठीक है। ये नीति आयोग बता दिया, कान पकड़ के, सॉरी बेटा, ठीक है। इसीलिए मैंने दिमाग में आई एकदम ही, मैंने पीछे करा, बता के एकदम निकल गया था। एनएसएसओ वो संस्था है देश में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो हर चीजों का सर्वे करती है। अब कि सरकार के लिए तो बहुत सारी चीजें सर्वे करती हैं, बहुत सारी कंपनियां, ठीक है। तो उनमें से एक का नाम है एनएसएसओ, जो ये पता लगाएगी देश में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, ठीक है। इन आंकड़ों से जो रिपोर्ट तैयार करती है वो काम है सीएसओ का। वो किसका काम है? सीएसओ का। अब इसने यहां केवल एकत्रित करने की बात की है। क्या? एकत्रित करने की बात। तो आंकड़े एकत्रित करने का काम है एनएसएसओ का, आंकड़े एकत्रित करने का काम है एनएसएसओ का, और उसे प्रकाशित करने का, ये आंकड़े उठाकर और सरकार के अन्य आंकड़े उठाकर उनमें तुलना कर नए आंकड़े तैयार करके रिपोर्ट छापना, रिपोर्ट देना काम है सीएसओ का, ठीक है। बिल्कुल आज की डेट में एनएसएसओ और सीएसएसओ दोनों को मिलाकर बना दी गई है एक नई कंपनी एनएसओ। सीएसओ का मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसे बना दिया गया है अब एनएसओ, नेशनल, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। उसके बारे में अब समझते हैं। पहला सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, स्टैटिक्स का मतलब यह है आंकड़े तथ्य को इकट्ठा करके उन्हें जानकारी में बदल के प्रकाशित करना या छापना। सीएसओ का काम क्या? स्थापना कब हुई? 1951 में। काम क्या है? मैंने बताया आंकड़ों की गणना करके जीडीपी छापना या और चीजें छापना, देश की आय कितनी हो रही है, ये राष्ट्रीय आय, ये छापना। तो राष्ट्रीय आय कौन प्रकाशित करता है? सीएसओ। अब तो सीएसओ खत्म हो गया, मैंने बताया ना। सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर क्या बना दिया गया? सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर बना दिया गया एनएसओ। कब बनाया गया? 23 मई 2019। तो अब ना तो देश में सीएसओ काम कर रहा है ना एनएसओ काम कर रहा है, एनएसएसओ। अब कौन काम कर रहा है? इन दोनों की जगह काम कर रहा है एनएसओ। एनएसओ जो एमओएसपीआई के अधीन काम करता है, एमओएसपीआई मंत्रालय, स्टैटिस्टिकल मंत्रालय, उसके अधीन ये एनएसओ काम करता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला, सीएसओ की फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1951 में। खत्म कब हो गया? 23 मई 2019। स्थापना 1951। काम क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना करना, आंकड़े लेकर, कहां से? एनएसएसओ से या अन्य डिपार्टमेंट, सबसे मिला के,
राष्ट्रीय आय की गणना करना और राष्ट्र की जीडीपी की गणना करना। किसका काम है? सीएसओ का। एनएसएसओ का काम क्या है? सर्वे इकट्ठे करना, सर्वे को इकट्ठा, नाम से पता पड़ गया, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में एनएसएस के नाम से। बाद में इसका नाम पड़ गया एनएसएसओ। कब पड़ा? 1970 में। 1970, स्थापना 1950 में होगी थी। इसकी कब हुई? 1951 में। एनएसएसओ की कब हुई? 1950। लेकिन जब इसे क्या कहते थे? एनएसएस। ओ लगा पूरा नाम। कब बना? 1970 में। इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया एनएसओ। सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर बनाया गया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कब स्थापना हुई? 23 मई 2019। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? एमओएसपीआई। बिल्कुल भैया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती हैं? तो भारत में तो बहुत सारी पाई जाती है। ग्रामीण अल्प रोजगार पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, ज्यादा नहीं पाई जाती, थोड़ी बहुत पाई जाती है, संरचनात्मक। तो इनमें से सभी, इनमें से थोड़ा थोड़ा। अच्छा, कौन सी बेरोजगारी जब उत्पन्न होती है? जब बाजार में मंदी आती है। तो बाजार में मंदी, मैंने बताया था मंदी किस में आती है? चक्रीय बेरोजगारी में। तो चक्रीय बेरोजगारी में इसका आंसर हो गया चक्रीय बेरोजगारी, इस वाले क्वेश्चन का। यह बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। तो दीर्घकालीन बेरोजगारी कौन सी होती है? संरचनात्मक, ठीक है। तो इस एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का जवाब मिल गया। पहला, भारत में ये सारी पाई जाती हैं। आर्थिक मंदी चक्रीय बेरोजगारी में, दीर्घकालीन बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में मूलतः, अभी बताया था मैंने, कृषि में मूलतः कौन सी पाई जाती है? परिच्छन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। देखो, संरचनात्मक बेरोजगारी नहीं, खुली बेरोजगारी हाँ, नहीं खुली नहीं, खुली तो हमें अदृश्य, हाँ छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी को या अदृश्य बेरोजगारी या परिच्छन बेरोजगारी कहते हैं, जो खेती में ज्यादा पाई जाती है। कोचिंग वाला बच्चा किस प्रकार का बेरोजगार है? कोचिंग वाला बच्चा खुला बेरोजगार है। कैसा बेरोजगार है? खुला। परिच्छन या छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? परिच्छन या छिपी हुई बेरोजगारी कोई अदृश्य बेरोजगारी ये कहते हैं। ये मुख्यतः कृषि में पाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो गया? अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या परिच्छन बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी? अभी बताया मैंने, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। ये कौन सा क्वेश्चन है? गेहूं कटाई वाला किस बेरोजगारी में आता है? गेहूं कटाई वाला आएगा, मैंने बताया था मौसमी बेरोजगारी। गेहूं कटाई वाला आएगा मौसमी बेरोजगारी में। मौसमी गेहूं कटाई वाला, गेहूं कटाई वाला है, मूंजी लगाई वाला है, मूंगफली बेचने वाला है, ये सब मौसमी बेरोजगार है। फैशन बदलने पर, फैशन बदलने पर संरचनात्मक बेरोजगारी पैदा होती है। फैशन बदलने पर लंबे, तो कहाँ है? अपर्याप्त उत्पादन नहीं, इसमें है नहीं, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। फैशन बदलने पर संरचनात्मक, एक बार चेक भी कर लेना इसे, है ना। फैशन बदलने पर बाजार में कौन सी मंदी आती है? संरचनात्मक बेरोजगारी आती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है बहुत सारा। क्या? पहला तो यही है, कच्चा माल की कमी, कच्चे माल की कमी, बिल्कुल ठीक है। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अस्फीति की, भारी उद्योग की अभिनीति नहीं, कच्चे माल की कमी, कच्चा माल ना मिल पाना, स्ट्रक्चर ना मिल पाना। स्ट्रक्चर की कहीं बात ही नहीं कही इसने। लेकिन बेटा इसका आंसर इसके साथ साथ, एक सेकंड, ये वाला भी हो सकता। क्यों? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता इसे ऐसे समझो, क्षमता वैसा यही है इसमें। तो कच्चे माल की कमी, कच्चा माल ना मिल पाना, भौतिक संसाधनों की कमी, यही तो बताया। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता मतलब अगर इसे दूसरे तरीके से समझे हम कि योग्य व्यक्ति ना मिल पाना। योग्य व्यक्ति, मैंने बताया था ना, बीटेक करा हुआ आदमी नहीं मिल पाया, मैं ढूंढ रहा हूं। तो ये वाला भी हिंदी में लिख रहा, अगर इंग्लिश में लिख रहा होता तो मैं और अच्छे से बता पाता कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा, क्योंकि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता मतलब कहीं पे ये वही बताना चाह रहा है कि स्किल का अभाव तो नहीं है। तो इसे चेक कर लेना, हिंदी की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो। परिच्छन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना था? मैंने बताया था छुपी हुई बेरोजगारी। कहां जरा देखो, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय। मौसमी और चक्रीय का तो कोई संबंध मतलब ही ना। अल्प रोजगार, हाँ, परिच्छन बेरोजगारी में अल्प रोजगार नहीं, संघर्ष संबंधित बेरोजगारी कि हमें लग भी नहीं रहा, दिख भी ना रहा। ठीक है, हमें दिख भी नहीं रहा और फिर भी हम क्या हैं? बेरोजगार। सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा? सबसे कम बेरोजगारी दर। देखो ये क्वेश्चंस अपने आप में एक डिबेट के क्वेश्चंस हो सकते हैं।
विवाद के क्वेश्चन हो सकते हैं। किसके क्वेश्चन हो सकते हैं? विवाद के। क्यों हो सकते हैं? बिल्कुल बता रहा हूं भैया क्यों हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हो सकते हैं भैया 3 महीने में भी बदल जाती है किसी रिपोर्ट, किसी उसकी रिपोर्ट तो 3 महीने में बदल जाती है, और वार्षिक रिपोर्ट भी आती है। इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है, एक तो पूरी साल वाली चलती है, एक चलती है 3 महीने वाली, एक चलती है 3 महीने वाली। अब पता नहीं वो कौन सी पूछनी चाह रहा, तो उसके लिए मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया, आपको समझ में आ जाएगी इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। बेरोजगारी दर सरकार भी तय कर सकती है और निजी कंपनियां भी निकालती है कि कितने बेरोजगार है। आंकड़े तो कोई भी जुटा सकता, प्राइवेट भी और सरकारी भी। सरकारी आंकड़े जो जुटाती है वो जिम्मेदारी है PLFS की। PLFS सबसे इसकी अगर माने इसकी पूरी साल की, तो गोवा की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है 9.7 और त्रिपुरा की बेरोजगारी दर सबसे कम है 1.4। अगर अब लेटेस्ट ये बात, ठीक है, 25-26 की माने तो ठीक है भैया, ये लेटेस्ट माना मैंने। ठीक है, साइड में क्वेश्चंस लिए बढ़िया बढ़िया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाला राज्य बताओ। अभी मैंने बताया सबसे कम किसकी है? त्रिपुरा की बेरोजगारी दर। सबसे कम किसकी है? त्रिपुरा की, ये अभी बदला हाल ही में। और सबसे ज्यादा गोवा की। तो यहां पे पूछा था सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम वाला ही पूछा है भी, सबसे कम बेरोजगारी दर त्रिपुरा की, और सबसे ज्यादा पूछ ले यहां क्या पूछा? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसकी है? गोवा की। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है गोवा की 9 पॉइंट कुछ। पिरछन बेरोजगारी किसका एक विशेषता है? उद्योग, व्यापार, कृषि। पिरछन बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, बताया ना। पिरछन बेरोजगारी किस में पाई जाती है? कृषि में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। गरीबी रेखा का निर्धारण। किसको गरीब मानते हैं वर्तमान में? किसे गरीबी रेखा के नीचे माना गया है? देखो वर्तमान के आंकड़े तो है नहीं, 2011-12 के सुन लो। ये क्या कहते हैं? 2011-12 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा, शहर में, और वो 1000 रुपए कमा रहा, 1000 रुपए महीना, अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है 1000 रुपए महीना कमा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है? गरीबी रेखा से नीचे। 1000 से कम हो, है ना, 1000 से ज्यादा कमा रहा। एक महीने में अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए कमा रहा है और इससे कम कमा रहा है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे है शहर में। इससे ज्यादा कमा रहा 1000 रुपए महीने से, प्रति व्यक्ति बता रहा हूं, घर का जोड़ कर नहीं, एक आदमी पे पड़ना चाहिए इतना, है ना। तो अगर इससे कम कमा रहा है तो गरीबी रेखा के नीचे है, इससे ज्यादा कमा रहा है तो गरीबी रेखा के ऊपर है। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई भैया जी। अगर यही गांव में होता, गांव में, तो गांव में ये कमाई घट जाती है थोड़ी और। गांव में अगर कोई 816 रुपए एक महीने के कमा रहा है व्यक्ति, प्रति व्यक्ति 816 रुपए या इससे कम कमा रहा है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। और इससे ऊपर कमा रहा है, ये महीने की कमाई है, रोज की नहीं है, 1000 रुपए पूरे महीने में कमा रहा है। मतलब इसे समझो, आपके घर में आपके पापा कमाते हैं और वो 5000 रुपए कमा रहे हैं महीने की तनख्वाह। घर में मेंबर मम्मी, पापा और एक बहन, एक भाई, 4 जने हो। तो जब आप चारों में से एक कमाने वाले पापा, लेकिन डिवाइड चारों में होगा, तो 5000 डिवाइडेड बाय 4, तो 12 चौक 48, 1200 रुपए से ज्यादा पड़े एक व्यक्ति पे, है ना, 1250 के पड़े। तो 1250 पड़े तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। लेकिन अगर इन्हीं को मैं कर दूं अब 5 आदमी, तो एक आदमी पे पड़े अब 1000, और 1000 रुपए या इससे कम तक वाले को माना जाता गरीबी रेखा के नीचे। तो अब आप 5 आगे गरीबी रेखा के नीचे। ठीक है, ये पूरे महीने की कमाई है एक व्यक्ति पे 1000 रुपए। ठीक है, तो ये परिवार किसमें हो गया? गरीबी रेखा से नीचे। तो इसका कैसा कार्ड बनेगा? BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। BPL कार्ड बनता है ना, जैसा राशन कार्ड होता है ऐसे राशन कार्ड ही होता, लेकिन उसका नाम पड़ जाता BPL। वो शायद अलग रंग का होता, सफेद का या कुछ ऐसा ही, जैसा हमारा पीला होता था पहले, वो सफेद, BPL। तो ये समझ में आ गया वर्तमान में गरीबी रेखा ये। पर अभी नए आंकड़े हैं ही नहीं, तो कहां से दूं? तो कौन जारी करता है? नीति आयोग करता है। ये समझ में आ गया भैया। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। पहले ये काम योजना आयोग करता था। भारत के किस राज्य में गरीब का प्रतिशत सबसे अधिक है? गरीबों का प्रतिशत। इससे पहले एक क्वेश्चन ये ले लूं, जैसे यहीं पे आया नीति आयोग। नीति आयोग अभी नया बना है, इससे पहले चलता था योजना आयोग।
नीति आयोग से पहले क्या चलता था देश में? योजना आयोग। कब से? 1951 से। 1951। तो नीति आयोग कब आया? नीति आयोग आया भैया 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से आया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। तो नीति आयोग के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? अरे है, ये तो एक ही है बस, बिहार। सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा कितने? 33% लगभग, सबसे ज्यादा लगभग 33%। 33% से भी थोड़ा बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा गरीब किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा गरीब किस राज्य में है? बिहार राज्य में। किस में है? बिहार राज्य में। और सबसे कम पूछ ले, सबसे कम, सबसे कम गरीबी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? तो सबसे कम है केरल में। सबसे कम गरीब है केरल में। सबसे ज्यादा गरीब बिहार, सबसे कम केरल में। तो इसका आंसर क्या हो गया? हमसे पूछा सबसे ज्यादा बिहार। 50 क्वेश्चन लूंगा, बहुत कड़ा काम है भैया, थोड़ा समझते रहो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए लाया गया? गरीब ग्रामीण भारत में, गांव में। IRDP, देखो ये भी गांव में ही लाई गई। ट्राइसम भी गांव में ही लाई गई। और NREP ये भी गांव में ही लाई गई। IRDP लाई गई थी 1978 में। ये योजना का भाई क्या है? ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव के विकास के लिए ही इसकी स्थापना हुई थी, इस योजना की। IRDP कब आई थी ये योजना? 1978 में। तो पहली बात तो सही होगी। इसने कहा कौन सी योजना? तो पहली वाली बिल्कुल सही है, ट्राइसम। ट्राई से यहां पर बना था ट्रेनिंग, गांव के बच्चों की ट्रेनिंग के लिए था ये। अरे स्पेलिंग गलत कर दी, रुक जाओ। ट्रेनिंग ऑफ रूरल, यानी कि रूरल के जो बच्चे हैं वो भी कैसे? यूथ। कब आई थी ये ट्राइसम? 1979 में। IRDP कब आई थी? 1978 में। और ये आई थी 1979 में। ये क्या थी? रूरल के जो यंग बच्चे हैं, यूथ बच्चे हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए आई थी। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। NREP ये भी लगभग भैया यही मानो नेशनल, ये पूरे देश स्तर पर आई थी। कब? 1980 में। 1980 में नेशनल रूरल इसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल, शॉर्ट में मार देता हूं, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तीनों ही देख रहे हो आप, एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं। किसके एम्प्लॉयमेंट के लिए? रूरल के लिए। ये रूरल को ट्रेनिंग देने के लिए, ये उस पर गरीबी मिटाए। तो ये उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो गया। और पैट के पेपर में इससे पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था लगभग यही। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये कौन कौन सी योजना है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कौन कौन? मनीष? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? देखो जरा, अंत्योदय का मतलब क्या? अंत वाले का उदय। अंत वाले का उदय। अंत वाले से मतलब यहां जो मरने गुजारा उससे नहीं, ये इकोनॉमिक्स है, तो यहां तो पैसे की बात होगी, यहां हिंदी पे मत चले जाना।
तो जो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति है उसके उदय की बात होगी, गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब की मदद करना, ये ना बिल्कुल अंतिम आदमी जो है, गरीबों में भी जो सबसे गरीब है उसकी मदद करना, यह है अंत्योदय प्रोग्राम। अच्छा, इसमें भी एक बात बताऊं आपको, ये 1977 में आया था पहले राजस्थान में, बाद में 2002 में इसके तहत एक प्रोग्राम चलाया गया AAY, ठीक है, AAY। ये प्रोग्राम क्या था भैया, इसके तहत गरीब व्यक्ति को मुफ्त भोजन की व्यवस्था। मुफ्त भोजन मतलब जो राशन वगैरह बंटता ना, इस तरीके से कम पैसों पे मुफ्त, या BPL कार्ड है तो मुफ्त, या कम पैसों पे अन्न मुहैया कराना उसे, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, इसका मकसद था गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब को मदद करना। सबसे पहले ये डेमो के तौर पर राजस्थान में आई थी, जब ये राज्य स्तर की योजना थी, बाद में इसे केंद्र स्तर पर चलाया गया, इसके जैसी योजना बिल्कुल सेम। कुटीर ज्योति योजना, ज्योति वर्ड आ गया तो ये तो दृष्टि की बात है, आंख की, या तो ये आंखों के ऊपर होगा या बिजली के ऊपर। अब इकोनॉमिक्स की बात है तो बिजली के ऊपर ले लेते हैं। कुटीर ज्योति योजना 1988 और 89 में ये योजना आई थी, कुटीर ज्योति योजना। आज भी इसके जैसी योजना चल रही है, बिल्कुल चल रही है, 2024 में आई थी, अगर हम कहें 23 फरवरी 2024। कौन सी योजना आई आप जरा समझो, 300 यूनिट बिजली फ्री, किसको अभी बताऊंगा, 300 यूनिट बिजली फ्री। आजकल तुम एक बात देख लोगे कि भैया सोलर पैनल लगवा लो छत पर, सोलर पैनल, हाँ बिल्कुल। तो सोलर पैनल कौन सी योजना के तहत दिया जा रहा, उसमें क्या कहते हैं, सरकार सब्सिडी देगी, छूट देगी, छूट। तो वो कौन सी योजना है, तो वो योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री बिजली योजना। आगे क्या है, फ्री बिजली, प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री बिजली योजना। ये योजना कब चली थी, 23 फरवरी 2024 से ये चालू हुई। इसके तहत क्या है, सरकार तुम्हारे घर पे छत पे सोलर पैनल लगाती है, उसमें आपसे जैसे मतलब 2 लाख रुपए का सरकार को पड़ता है, तो 1,08,000 रुपए सब्सिडी के तौर पे वापस दे देती है अगर 2 किलोवाट का लगवा रहे हैं, ठीक है। और बाकी आपसे चार्ज ले लिया जाता है, तो आपको 2 लाख की चीज 1,08,000 वापस मिल गए, तो लगभग 1 लाख में पड़ जाती है, समझ गए। तो वो ये योजना है। तो उसमें क्या करती है, उसमें बिजली बनती रहती है गरीब आदमी को पहुंचाने के लिए। तो सरकार क्या कहती है, जितनी बिजली बनाओ आप, 300 यूनिट फ्री किसको दी जाएगी, BPL धारकों को। तो हमसे क्या फायदा, हमें क्या फायदा, फिर लगवाएं हम, भैया हम तो BPL धारक नहीं है। तो हमसे सरकार क्या कहती है, तुम जितनी बिजली खर्च कर रहे हो और जितनी बिजली बना के वापस दे रहे हो, तो जितनी खर्च कर रहे हो उसमें से घटा दी जाएगी। अगर तुम ज्यादा बना ज्यादा रहे हो तो तुम्हारी जुड़ती रहेगी, जुड़ती रहेगी, जुड़ती रहेगी, जब खर्च करोगे खर्च कर लोगे या पैसे दे देंगे बाद में। और तुम अगर जैसे 300 यूनिट हमें दे रहे हो बना के अपनी छत की, उससे 300 यूनिट सरकार को दे रहे हो, 400 यूनिट खर्च कर रहे हो, तो आपको केवल 100 यूनिट का बिल देना, 100 यूनिट का, 300 यूनिट आपकी बच गई, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखें ये गांव के बिजली के लिए आई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को, उद्योग नहीं, ये बल आई तो गांव में ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा, हाँ बिजली की सुविधा, ये सही है, विद्युत सुविधा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, सी, बिजली वाला, बिजली। और इससे मिलती जुलती अब योजना ये कब आई थी भैया, 1988 1989 में। इससे मिलती जुलती अब कौन सी योजना चली है, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली फ्री बिजली योजना। अच्छा जी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, कौन प्रकाशित करता है, तो भैया वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट करता है विश्व बैंक, IBRD से कहते हैं विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक इसी को कहते हैं विश्व बैंक। तो ये वाली रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक करता, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पेपर में पूछा गया, विश्व बैंक
ये नए नए क्वेश्चन आपके लिए छांट के लाया हूं बेहतरीन पेपर से। अभी मैं ऑप्शन पर बात मांगूंगा, पहले यहां इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया था आपको समझाने के लिए। अगर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड की डेवलपमेंट की रिपोर्ट है तो विश्व बैंक कब से प्रकाशित होती आई है? ये 1978 से। लिखना मैं भूल गया था, मैंने आपके इसीलिए बनाई थी, ठीक है। 1978 से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक संस्था है जो डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कब से प्रकाशित होनी चालू हुई भैया? 1990 से। 1990 से। अच्छा, अगर भारत में पूछ ले, भारत में यूएनडीपी रिपोर्ट, एचडीआर रिपोर्ट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भारत में पहली बार मध्य प्रदेश राज्य में प्रकाशित हुई 1995 में। भारत में अगर पूछ ले तो भारत में। विश्व में पहली बार कब प्रकाशित हुई? 1990 में। बनाने वाले कौन थे? पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, और उनकी सपोर्ट करी थी भारत के किसने? भारत के अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने इसके बारे में बहुत जानकारी दी थी, ठीक है। भारत में 1995 में प्रकाशित हुई पहली बार। किसने करी थी? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश, ठीक है। ये राज्य स्तर पर होगी। अगर देश के स्तर पर बात करें तो देश के स्तर पर पहली बार रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? तो देश में बाद में प्रकाशित हुई थी बेटा, 2000 के बाद, 2002 में। किसने करी थी? योजना आयोग ने। योजना आयोग ने। तो भारत में पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने प्रकाशित करी थी भैया? योजना आयोग ने। कब? 2002 में। राज्य स्तर पर पहला राज्य जिसने ये रिपोर्ट प्रकाशित करी, मध्य प्रदेश। कब करी? 1995। 1995, ठीक है। विश्व में कौन करता है ये रिपोर्ट जारी? यूएनडीपी करता है। कब से? 1990 से। 1990, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक, आईएमएफ, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, आईएमएफ का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां? न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का न्यूयॉर्क में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यूएनडीपी प्रकाशित करता है। 1990 से प्रकाशित, बना तो ये पहले ही यूएनडीपी, लेकिन 1990 से प्रकाशित करता है। कहां है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। विश्व बैंक क्या जारी करता? विश्व बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आपका क्वेश्चन था, कब से? 1978 से जारी करता है। कहां है मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक जारी करता है आईएमएफ। और यूएनसीटीएडी ये कौन सी जारी करता है? क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है इसलिए अलग अलग बोला। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4 बहुत पेपरों में पूछे गए। उसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने आपको ये बताए। तो अब आप इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो पीछे वाले का। बिल्कुल भैया, आईबीआरडी, ठीक है, क्या करता? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। आईएमएफ क्या करता? ये इकोनॉमी रिपोर्ट जारी करता। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। और डब्ल्यूटीओ व्यापार की रिपोर्ट जारी करता है। इनका काम अलग है। ये व्यापार के लिए तो व्यापार की रिपोर्ट जारी करता है। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी करता। मानव विकास हिंदी में कहते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। ये क्या जारी करता? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आईएमएफ क्या जारी करता? इकोनॉमिक्स आंकड़े, इकोनॉमिक्स के आंकड़े, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कौन सा आंसर हो गया? ये वाला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, इतनी लंबी वीडियो हो रही है फिर भी सबर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अलग वैल्यू है बेटा। मानव विकास सूचकांक एचडीआई किसने बनाया था? अभी मैंने बताया था महबूबुल हक ने बनाया था। किसने बनाया? ये तो ऑप्शन नहीं है इस तरीके के। किसने बनाया था? तो ये गलत कर दिया बेटा। किसने कौन प्रकाशित करता? ये करो, कौन प्रकाशित करता? किसने बनाया? अगला क्वेश्चन होगा। किसने बनाया? महबूबुल हक ने बनाया। किसने बनाया? क्वेश्चन गलत लिख दिया बेटा। वो किसने बनाया? महबूबुल हक ने बनाया। क्या? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसकी मदद से बनाया? अमर्त्य सेन की मदद से। अमर्त्य सेन की मदद से बनाया। ये अलग क्वेश्चन है, किसने बनाया। वहां पे है कौन प्रकाशित करता था। मैंने अभी बताई थी मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता? यूएनडीपी। कहां यूएनडीपी? चौथा क्वेश्चन ये रहा। ओए हाय, यूएनडीपी कब से प्रकाशित करता? 1990। भारत ने कब प्रकाशित करा पहली बार? 2002।
किसने बनाया था पहली बार? योजना आयोग ने। योजना आयोग, जब नीति आयोग नहीं था, योजना आयोग। ठीक है। अगर भारत का कौन सा राज्य पूछ ले तो राज्य ने पहले कर लिया था 1995 में। किसने करा था? मध्य प्रदेश राज्य ने, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो कौन प्रकाशित करता है? किसने बनाया नहीं, कौन प्रकाशित करता है? किसने बनाया की जगह कौन प्रकाशित करता है? ठीक है, आगे चलता हूं मैं। हाँ, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूबुल हक। कहां के महबूबुल हक? मैंने बताया था पाकिस्तान के। कहां के हैं? पाकिस्तान। और इनकी मदद भारत की तरफ से अमर्त्य सेन ने की। तो अमर्त्य सेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन आता, अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री, और अर्थशास्त्री ऐसे छोटे मोटे नहीं है, नोबेल पुरस्कार भी जीता हुआ है। अच्छा एक बात बताऊं, नोबेल पुरस्कार जीतने से पहले इन्होंने क्या कर दिया था? सॉरी, नोबेल भारत रत्न, भाई पहले तो घर में पूजना चाहिए, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति अमर्त्य सेन, भारत रत्न 1 साल बाद मिला, उससे 1 साल पहले 1998 में क्या जीत लिया? नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इकलौते अर्थशास्त्री हैं आज तक। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले अर्थशास्त्री और एशिया के पहले अर्थशास्त्री भी यही है। भारत के भी पहले और एशिया के भी पहले। भारत में तो इनके बाद भी अभी अर्थशास्त्र में किसी ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। कैलाश विजयवर्गीय, क्या नाम था उनका? कैलाश विजयवर्गीय तो बीजेपी के नेता, कैलाश करके नाम था कुछ, विजय, 2014 में जीता था शांति का नोबेल पुरस्कार। लेकिन इन्होंने जो है अर्थशास्त्र, और ये इकलौते हैं भारत की तरफ से जिन्होंने अब तक अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता। तो कब जीता? 1989 में। अच्छा जी, भारत रत्न 1 साल बाद मिला, फिर 1999 में। जब नोबेल पुरस्कार मिल गया तो मजबूरी होगी, भारत रत्न तो देना ही पड़ेगा, है ना। और एशिया में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति भी अमर्त्य सेन है। एशिया में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र का। वरना तो भारत ने तो कब जीत लिया? 1912-13 में ही, उनके समय में ही। अरे अभी तो इतना वंदे मातरम पर बीजेपी पंगा कर रही है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन यहां केवल इकोनॉमिक्स की बात चल रही है। किस क्षेत्र में की वजह से मिला इन्हें? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था क्यों? कल्याणकारी कैसे भैया? इन्होंने, मैंने बताया ना अभी, मानव विकास रिपोर्ट के लिए काम करा था, मानव विकास रिपोर्ट के लिए। अब ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, 3 आयाम पे काम करती है, 3 आयाम। अभी आगे आएंगे, जो सबसे नेसेसरी है, उससे ही पता पड़ती है असली चीज। देखो ये आ गया, ठीक है। अभी रुक जाओ, पहले उसके बारे में पूरा हो गया अमर्त्य सेन जी के बारे में। इनका जन्म कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ, 3 नवंबर 1933 को हुआ था, ठीक है। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट एज फ्रीडम ये अमर्त्य सेन की प्रमुख पुस्तक है, प्रमुख, ठीक है। अमर्त्य सेन को भारत रत्न 1999 में मिला, नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला। किस लिए मिला नोबेल पुरस्कार? कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी इकोनॉमी के कारण, ठीक है। 2 बैन पुस्तक, द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। आगे चलते हैं। अब जो इन्होंने HDI बनाई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें क्या क्या चीजें? तो इन्होंने 3 चीजें शामिल करी। मैं बता रहा था ना कि 3 आयाम। वो 3 आयाम क्या थे? पहला, किसी देश में, तुम कह रहे हो देश ने तरक्की कर ली, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव ने कितनी तरक्की करी है। अब एक बात बताओ बेटा, भाई हम और आप सब मां के पेट से जन्म लेते हैं, इसमें शर्माना क्या है? ऐसी जानवर भी मां के पेट से जन्म लेते हैं। मोदी जी तो है ना, हम सीधे, उन्होंने क्या कहा? ऊपर से आया हूं मैं तो, है ना, अनबायोलॉजिकल हूं। तो वो तो उनका कमेंट है, क्या सोच के उन्होंने कहा। लेकिन हम पढ़े लिखे बच्चे की तरह बात करें तो हम सब अपनी मां के पेट से जन्म लेते हैं। जानवर भी अपनी मां के पेट से जन्म लेते हैं ज्यादातर, है ना, लॉजिकल बात। अब शेर अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा और उसको कोई दिक्कत आ जाए तो क्या उसका इलाज के लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल है शेरों में? नहीं भैया। कभी कभी मां भी मर जाती है, बच्चे भी मर जाते हैं, या बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। लेकिन इंसानों में तो डॉक्टर है ना। तो पहला आयाम इन्होंने क्या रखा? जीवन प्रत्याश, ठीक है, जीवन प्रत्याश था। ये रहा, जन्म के समय जीवन प्रत्याश था। एक तरीका ये कि कितनी उम्मीद है कि हम बच्चे और मां को जीवन को अच्छे तरीके से इस दुनिया में ला सकें। पहला जीवन प्रत्याशा, 3 आयाम में से पहला है जीवन प्रत्याशा। दूसरी चीज नहीं दे रखी इसमें पूरे तरीके से। दूसरी चीज आती है भैया
जीवन स्तर, जीवन स्तर। तो जीवन स्तर यहां पे हम ये मान सकते हैं प्रति व्यक्ति आय से, ठीक है, बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी तो जीवन का स्तर, एसी, फ्रिज, फैसिलिटी हम अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो भैया ये भी बात सही है। तीसरी चीज शिक्षा, यहां शिक्षा का वर्णन ना करके इसने दे दिया स्वास्थ्य एवं पोषण, कि उसका पालन पोषण किस तरीके से हुआ है। तो इन तीन चीजों को, वैसे कायदे में तीन चीजें क्या हैं, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर और शिक्षा, तीन चीजों के बारे में बताया गया है, तीन आयाम है। उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, तो सकल नाम निवेश दर, ये क्या है ये नहीं पता मैं, ये इकोनॉमिक्स की क्या चीज है ना, इसे नहीं पता। तो भैया ये इन तीनों में फिट नहीं बैठ रहा, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। उसने क्योंकि क्या कहा है, नहीं है, ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें हैं, तो कौन सा नहीं है, सकल नाम निवेश दर, ये तीनों चीजें क्योंकि एचडीआई में होती हैं, ये तीनों चीजें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार क्या है, तो अभी मैंने आधार बताया आपको, तीन आधार बताए थे। तो देखो जरा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, फिर कह रहा हूं रोजगार नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये रहा, नहीं इसमें शिक्षा रोजगार आ गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये रहा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, यही तो मैंने तीन चीज बताई। जीवन की प्रत्याशा, जीने की वो जन्म, तो यहां जीवन की जगह दे दिया जन्म। जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, अरे ये कहां खुल गया, तो ये क्या हो गया, स्वास्थ्य के बारे में बता दिया, बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम की स्थिति क्या, जीवन का स्तर वो कैसे जीवन जी रहा, और शिक्षा, तीन चीजें हमने ले ली बेटा। आगे चलते हैं। राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मैंने बताया था मध्य प्रदेश, और कब करी थी इसने, 1950 और 1995 में, ठीक है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, भारत की स्थिति बहुत खराब है, 195 देशों का सर्वे हुआ था, भारत को 130वें नंबर पर रखा गया एचडीआई में। कौन से नंबर पर, वर्तमान में 130वां, वर्तमान में 130वें नंबर पर रखा गया 195 में से, तो लगभग मध्य स्तर पर रखा गया। रिकॉर्ड भी भारत का शायद जब सर्वे करा था 69 कुछ करके था शायद, पॉइंट पीछे 6 से स्टार्ट था, एक नंबर में से, इतनी बुरी स्थिति है। तो बीच में लगभग, उच्च मानव विकास श्रेणी नहीं, उच्च नहीं है, मध्य मानव हाँ ये हो सकता, निम्न, निम्न भी नहीं है, हम इतने गिरे हुए भी नहीं है, अति निम्न ये भी नहीं है, तो हमें मध्य मानव विकास श्रेणी, हमारा मानव का विकास हो रहा पर मध्य पे अभी, हम पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ। जापान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, उनकी लग्जरीनेस, उनके जीने का स्तर बिल्कुल अलग है ना, वहां आदमी 80-80 साल जी जाते हैं, क्यों, साफ सफाई, जीने का स्तर अलग ही है। यहां तो हम पता पड़ी सड़क पर निकल गए तो धूल खा गए 2 किलो पूरे दिन में, है ना। तो मध्य मानव, ये क्वेश्चन का, भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, तो भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट मैंने बताया अगर देश स्तर पर पूछेगा तो 2002 में, 2002 में, और भारत के स्तर पर पूछेगा तो, और राज्य के स्तर पर 1995 में, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है, सेवा क्षेत्र, परिवहन, गाड़ी घोड़े जो चलते हैं ना, किराया देते हैं, किराया दे के थोड़े जहां तक जाना जाते हैं फिर उतर जाते हैं, किराया, है ना। निर्माण, तो निर्माण विनिर्माण में आता है, ये सेवा क्षेत्र में नहीं आता, विनिर्माण, तो यही अलग हो जाएगा। होटल, होटल और रेस्टोरेंट, बीमा, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो कौन सा नहीं आता, निर्माण नहीं आता, ये विनिर्माण क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं, एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत के महान अर्थशास्त्री का नाम बताइए, अभी बताया मैंने, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, कई अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अलावा और बात कर लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर्त्य सेन, और अभी हमारे कुछ दिन पहले वो रहे थे गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, ठीक है, उर्जित पटेल से पहले, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, राहुल गांधी उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते, नाम मेरे अभी ध्यान ही नहीं आया क्या है, अरे नोटबंदी के समय पे वो प्रधानमंत्री थे, उर्जित पटेल नोटबंदी के समय बने थे, उनसे पहले, अब नहीं आ रहा ध्यान, आप देख लेना चेक करके। लेकिन मैन कौन है, अमर्त्य सेन। सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा, अरे ये देखिए, ये भूटान के नरेश हैं, भूटान के राजा, भूटान के राजा, वो भी चौथे राजा,
नाम क्या है? जिग्मे संगपो वांगचुक, जिग्मे सिंगमे वांगचुक, चौथे भूटान के राजा हैं। इन्होंने 1972 में एक बात कही, क्या कही जरा वो समझिए। इन्होंने कहा कि किसी भी देश का विकास का अगर आपको नापना है तो वो कायदे में हम कैसे नापते हैं? जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा है ना, शिक्षा, जीवन जीने का तरीका। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वहां के नागरिक खुशहाल कितने हैं, खुशहाल। अगर खुशहाल है तो तरक्की हो रही है, जब तो खुशी मिलेगी, कमाई बढ़िया हो रही होगी, इनकम बढ़िया होगी, अच्छे से जी रहे होंगे, तो कायदे में खुशहाली के तरीके से नापो। 1972 में ये बात कही थी इन्होंने, ठीक है। और मैं भी इस बात का समर्थन कर रहा हूं, खुशहाली को भी शामिल इसमें करना चाहिए। कीमत विभेद, विभेद का मतलब होता है एक ही वस्तु के अलग अलग, विभेद अलग अलग, कीमत विभेद, कीमत माने मूल्य, तो एक ही वस्तु के अलग अलग मूल्य वसूल लेना, उसे कहते हैं कीमत विभेद। तो अब देखा पढ़ के ऑप्शन से पता पड़ेगी बेटा, कालांतर में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं, कीमत में वृद्धि नहीं, वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद, हाँ एक ही वस्तु को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाए, ये बात सही है, अलग अलग कीमत पर बेचा जाए। और पढ़ के देखते, किसी उत्पाद पर सरकार द्वारा उत्पादन किया जाना जिससे उसे कम कीमत पर बेचा जा सके, गलत बात। किसी वस्तु की कीमत में कालांतर में होने वाली सामान्य कमी, कमी से भी कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी, विभांतर, अलग अलग कीमत पर बेचा जाना, है ना। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन कराया गया, तो मध्य प्रदेश मैंने बताया था 1995 में। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया बेटा, क्षमा चाहता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी 31 क्वेश्चन पे आए, 50 क्वेश्चन करने। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो मैंने आपको बताया था सेवा क्षेत्र का, 61% से ज्यादा सेवा क्षेत्र। तो ढूंढो जरा सेवा क्षेत्र कहां है? कृषि क्षेत्र का नहीं, कृषि क्षेत्र कितना? लगभग 15 पॉइंट कुछ, अगर केवल कृषि की बात करूं तो 14.2%। विनिर्माण क्षेत्र का सगले का मिलाकर कितना? 23% के आसपास। व्यापार क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, अब ये फंसा दिया नहीं मैं, ये दोनों ही किसमें? सेवा क्षेत्र में। तो यहाँ पे व्यापार क्षेत्र कर लो, व्यापार से ज्यादा पैसा आता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सर्वाधिक योगदान, वैसे कायदे में मिलना चाहिए सेवा क्षेत्र से। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? राष्ट्रीय आय का भी बताया था मैंने, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र बताया था 61%, ठीक है। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन पढ़ लिए ना जल्दी करेंगे। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो मैंने आपको शुरू में जब ये चैप्टर पढ़ा था बताया था कृषि का योगदान घटा है राष्ट्रीय आय में। कृषि का योगदान पहले राष्ट्रीय आय में कितना था? लगभग 75%, घटते हुए 50% हुआ, वर्तमान में आज की डेट में घट घट के 14.2% रह रहा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ए, इसका ऑप्शन हो गया ए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ बताया था ना, सीएसओ की स्थापना, देखो भैया सीएसओ की स्थापना हुई थी 1950 या 51। सीएसओ की स्थापना 1900, एनएसएसओ 1900, हाँ सीएसओ की 1951 में ही हुई होगी पक्का, सीएसओ की 1951। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, गलत नहीं पढ़ाना चाहिए बेटा, चाहे थोड़ा कम हो जाए। हाँ बिल्कुल, सीएसओ की स्थापना पूछी है इसने, सीएसओ की स्थापना आप चेक कर सकते हैं कौन से उस पे ये 34वां क्वेश्चन, इसे खोल कर दिखा दूंगा, पहले आपको एक बार सही दिखा देता हूं। ये रहा, सीएसओ की स्थापना 1951, एनएसएसओ की 1950 में हुई थी, पर क्या नाम था जब? एनएसएस। बाद में इसका नाम 1970 में पड़ा एनएसएसओ, एनएसएसओ 1970 में। तो हमसे पूछा गया सीएसओ की स्थापना 1951। अब सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एक नई संस्था बना दी गई जिसका नाम है एनएसओ। तो अब ये दोनों संस्था काम नहीं करती। कौन सी संस्था काम करती है? एनएसओ। कौन से मंत्रालय के अधीन? एमओएसपीआई। 34वें क्वेश्चन तक हम आगे थे, चलते हैं। ये रहा, यहां थे हम, है ना। हाँ, तो कौन सा हो गया? 1951, 1951 बिल्कुल सही बात है भैया। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बहुत पूछा जाता पेपर में, बहुत। बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, तो कहां है जरा बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद? ए ऑप्शन है इसका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में बात करूंगा, जीडीपी जीएनपी एक साथ, ये टॉपिक लूंगा पूरा भी। निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है गोवा की। सबसे अधिक किसकी है? प्रति व्यक्ति आय गोवा की।
वर्तमान में वैसे गोवा की जगह भी बदल गया है, लेकिन अभी आप गोवा ही रखे। वर्तमान में सिक्किम पहुंच गया है सभी ऊपर, वर्तमान में बिल्कुल, अगर लेटेस्ट की बात करूं बिल्कुल अभी, लेकिन पेपर के हिसाब से भी, मेरे हिसाब से करंट, अगर तुम्हें लग रहा करंट के क्वेश्चनों के साथ पूछा जा रहा तो सिक्किम कर देना, वरना गोवा ही रहने देना। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की, सबसे ज्यादा गोवा, सबसे ज्यादा गोवा, सबसे कम बिहार, सबसे कम बिहार, सबसे कम बिहार। गोवा की जगह क्या लिखा मिल सकता है? ऑप्शन सिक्किम, ऑप्शन से भी कर लेना, ठीक है, वर्तमान में, वरना गोवा ही चला आ रहा अभी। आप सर्च मारेंगे तो गोवा ही आएगा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, चालू मूल्य पर बिहार। न्यूनतम पूछा ना शायद, हाँ न्यूनतम। अठारह 67-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की आय का आकलन सबसे पहले किसने करा? 20 रुपए करा, ये अलग बात है। कितने रुपए करा? 20 रुपए। पैट में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने रुपए? 20 रुपए, ठीक है। देखो एसएससी जीडी इकोनॉमिक्स 2-4 नंबर की आ सकती है, लेकिन यूपी पैट में 5 नंबर की, और दिल्ली पुलिस या तो आएगी, नहीं आएगी तो 7-8-10 नंबर की भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, किस पेपर में कितने नंबर किया जाए कोई कह नहीं सकता। तो दादा भाई नौरोजी हमारे वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना करी। कितने रुपए? 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। क्या ये भारत की पहली प्रति व्यक्ति आय का अनुमान था? बिल्कुल हाँ, ये भारत की पहली प्रति व्यक्ति आय का अनुमान था, 20 रुपए। जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया? ये भी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, क्या है ये भैया? द थ्योरी ऑफ ड्रेन, समझो जरा। देखो अंग्रेज क्या थे, हमारे देश पर कब्जा कर रहा था तो लूटपाट मचाते थे, लूटपाट, या हमसे जो टैक्स वसूलते थे उसे कहां ले जाते थे? ब्रिटेन। ब्रिटेन, और ब्रिटेन से जो हमें फैसिलिटी, जितना पैसा हम दे रहे थे टैक्स के रूप में, उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भाई हमारा पैसा तो ये ब्रिटेन वाले ले जा रहे हैं लूट लूट के, लेकिन हमें उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं दे रहे, हमारी सड़कें उस हिसाब से नहीं बननी, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से तैयार नहीं हो रहा। तो इसी सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग करा जाता? तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 2 विधि हैं बेटा। पहला उत्पादित, लो लिखा हुआ ही है, ठीक है, सिंपल डायरेक्ट। उपरोक्त दोनों विधि हैं, उत्पादित गणना विधि, आय विधि। अभी अगले क्वेश्चन से और स्पष्ट कर दूंगा, मैंने एक जगह छोड़ रखी है पेज पर, वहां समझा दूंगा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर, तो हम क्या सोचेंगे? जनसंख्या बढ़ रहा है, हिंदू बढ़ रहे हैं, तो नहीं, जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्र की आय से, प्रति व्यक्ति आय से भी लेना देना नहीं है। बच्चा कंफ्यूज होता, केवल राष्ट्र की आय से। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू भैया राष्ट्र की आय में योगदान कर रहा, राष्ट्रीय वृद्धि दर। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय की गणना, अभी तो बताया था मैंने 1966-67 में, या 67-68, सॉरी, ठीक है, किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, ये रहा नौरोजी, सी ऑप्शन। आय भारत की 20 रुपए आय का अनुमान लगाया था इन्होंने, प्रति व्यक्ति आय। स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा जाता है? तो परंपरागत, कहां है बेटा? ए ऑप्शन, परंपरागत श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ, सीधा रट लेना। समयावधि, समयावधि कोई भी मान ली, कौन सी समयावधि? देश आजादी के बाद, 47 के बाद की समयावधि में राष्ट्रीय आय का अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? तो परंपरागत श्रृंखला। आगे चलो, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर? हाँ, यही कहना चाह रहा था मैंने, जब उस क्वेश्चन में छोड़ा था। 2 तरीके हैं, चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर निकालना। चालू मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों सही है ये। अभी से मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से सही है। देखो, अगर हमें राष्ट्रीय आय की समझ में आना जरूरी है, राष्ट्रीय आय की गणना करनी है बेटा, तो बहुत ध्यान से समझना जरा। 2 तरीके से निकलेगा। पहला, वर्तमान में जो मोदी जी कर रहे हैं, जिससे महंगाई नहीं दिख रही, वर्तमान में हमें महंगाई की तुलना करनी है। अब मोदी जी ने अपना वर्ष मान लिया, जो चालू वर्ष पर कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं चालू वर्ष पर, 2024 मान लिया। अब हम महंगाई किससे तुलना कर रहे हैं? आज की महंगाई की तुलना 24 से। जब कांग्रेस सरकार होती थी तो वो अपना आधार वर्ष किसको मानती थी? 2003-04 को। तुलना कब की कर रहे हैं? 2010, यानी कि 7-8 साल पहले से तुलना करते थे, है ना। तो ये 2 चीज है, स्थिर मूल्य, आधार वर्ष। स्थिर मूल्य मतलब किसी को भी मूल्य मान लिया, जैसे वर्तमान में भी अगर कांग्रेस सरकार होती तो वो महंगाई कैसे निकाल ली होती? 2011-12 को आधार वर्ष मानती।
क्या है ये भी समझाऊंगा, आधार वर्ष है ना। और दूसरा क्या है, चालू मूल्य पर। चालू मूल्य मतलब वर्तमान में जो मूल्य चल रहे हैं। चालू मूल्य मतलब इसे समझो, एक तो स्थिर मूल्य मतलब रेट पुराने ही स्थिर रखे जाएं, कोई से उससे तुलना करी जाए पुराने रेटों से। वर्तमान मतलब कोई लेटेस्ट तुलना। अब जैसे मुझे महंगाई नापनी है, ठीक है, या राष्ट्र की आय नापनी है कि देश में, तो आय का मतलब क्या, एक साल के अंदर मैंने बताया था, एक जीडीपी से देखते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक साल में देश के अंदर जो भी ऐसी चीज पैदा हो रही है, चाहे उसे भारत का नागरिक कर रहा हो चाहे कोई विदेशी नागरिक, कोई भी चीज जो भारत में पैदा हो रही है जिसे पैसे में तोला जा सके, पैसे में, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। अब आय ज्यादा हो रही है कम हो रही है ये जरा समझना। मोदी जी क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया देश चल रहा, क्यों चल रहा मैं बताऊंगा। अब सोना सपोज करो 1 तोला सोना देश में निकला कहीं खान में, अगर कांग्रेस सरकार होती आज तो उसे कितने का लगाती, 2011-12 में कितने रेट है, 30,000 रुपए। तो कांग्रेस सरकार के हिसाब से देश में 30,000 रुपए की कमाई हुई, लेकिन मोदी सरकार लगा रहा 2024-25 के हिसाब से, तो उनके हिसाब से 1.5 लाख के आसपास चल रहा है या 1.25 लाख के आसपास। तो इनके हिसाब से सपोज करो जब 1.25 लाख के आसपास है एक 2024 में, तो इनके हिसाब से वर्तमान के हिसाब से देश में कितनी इनकम हुई, 1.25 लाख रुपए की, और कांग्रेस के हिसाब से केवल कितनी इनकम हुई, 30,000 रुपए की। कांग्रेस कब पहुंच पाएगी वहां, जब 4 तोले सोना निकलेगी, 4 तोले, ठीक है। तो असलियत में जो देश की वास्तविक आय पता पड़ती है, वास्तविक आय वो किससे पता पड़ती है, स्थिर मूल्य के आधार पर। इसे देश की वास्तविक आय भी कहते हैं, इसे देश की वास्तविक आय भी कहते हैं, वास्तविक, क्योंकि पुराने उससे तुलना करने है ना। इसे देश की स्थिर मूल्य के आधार पर जब नापते हैं तो इसे वास्तविक आय कहते हैं। स्थिर मूल्य का आधार का मतलब क्या है भैया, पुराने किसी को आधार वर्ष मानो, उसी के हिसाब से जो देश में पैदा हो रहा है उसके रेट रख के पता लगाओ कि राष्ट्र की आय कितनी है। और मोदी जी कौन सी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, जो आज का मामला है, आज देश में रेट कितने, सोने के 1.5 लाख, तो 1 तोला मतलब 1.5 लाख की कमाई होगी, हमारी 1.5 लाख की कमाई होगी। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। लेकिन बेस्ट तरीका कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, क्लियर। मोदी जी ने देश के हालात इतने खराब होने के बाद भी अच्छे कैसे दिखा रखे, तो उसका मैंने रीजन आपको बता दिया। इस तरीके से इनकम को ज्यादा दिखाया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो राष्ट्रीय आय को दोनों तरीके से नापा जा सकता, बिल्कुल नापा जा सकता भैया, दोनों तरीके से। कौन से चालू मूल्य के आधार पर भी, चालू मूल्य और स्थिर मूल्य के आधार पर भी। समझ गए अब तो क्वेश्चन। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंको की गणना किस आधार वर्ष पर करी जाती है, तो वर्तमान में चल रही है 2011-12, है ना, 11-12 भैया, 11-12 तो ऑप्शन भी ना, तो इसमें सबसे लेटेस्ट मैंने बताया था कांग्रेस कौन से निकाली थी, 3-4 से, 3-4 नहीं है तो 4-5 वाला जो आया था अगली साल उससे निकाल लिया 4-5। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा बेटा आपका, ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहां पे आप ये भी चीज निकाल सकते हो, अच्छा थोक मूल्य सूचकांक वो नहीं दिखा रखा, वो मैं दोबारा क्वेश्चन में ले लूंगा, वरना मैं उनके आधार वर्ष अभी बता देता, ठीक है, उनके आधार वर्ष भी, पर जब ले नहीं रखा तो ज्यादा उंगलबाजी नहीं करने दी, समझ में नहीं आएगा। किसी और क्वेश्चन में क्वेश्चन ही लिख लूंगा मैं। भारत की राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है, देखो बेटा, भारत की राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई, हमें कठिनाई ढूंढनी है ना, कठिनाई, मुद्रास्फीति देश के लिए खतरा है। राष्ट्रीय आय की गणना मतलब जब राष्ट्र की आय निकालने कितनी कमाई हो रही है, तो उस समय मौद्रिक नीति को थोड़ी नापेंगे हम, उस समय नहीं नापेंगे, है ना। तो उस समय क्या होगा, हमें चाहिए कि कौन सी वस्तु कितने रुपए की है, कौन सी वस्तु कितने रुपए की है। अब एक बात बताओ, मुद्रास्फीति से क्या रुपये नापते, नहीं। अर्ध बेरोजगारी, बेरोजगारी से क्या रुपये नापोगे, बचत की निम्न दर, इससे क्या रुपये नापेंगे, इससे तो देश में क्या है, पैसे की स्थिति क्या है ये पता पड़ेगा। लेकिन अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, मतलब भैया कुछ चीजों के तो हमें रेट पता है, हम लगा लेंगे। अब अमौद्रिक कैसे, जैसे मैंने किसी की मदद कर दी, अब मैंने पैसे ले लेता 10 रुपए, तो पता पड़ जाती, सीधी सी बात है 10 रुपए राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाते। मैं बोला थैंक यू और आगे करा, मदद करी, थैंक यू बोला, आगे चला गया। अब उसे क्या शामिल कर सकता हूं, तो ऐसी वस्तुएं जो देश में पैदा होती हैं जो कायदे में राष्ट्र की आय में शामिल होनी चाहिए,
लेकिन उनकी हमें मौद्रिक, अमौद्रिक लिखना ना, उनकी हमें मुद्रा की वास्तविक स्थिति नहीं पता कि ये 1 लाख की है, 2 लाख की है, 10 लाख की है, तो उन्हें कहां से शामिल करें राष्ट्र की आय में। तो ये हमारे लिए राष्ट्र की आय निकालने में बड़ी समस्या है, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, क्योंकि उसे हम मुद्रा में नहीं माप सकते, तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन, अभी तो बताया मैंने धन का पलायन, थ्योरी ऑफ वो जो बताई थी ड्रेन, तो वो क्या है बेटा, किस पुस्तक, अच्छा पुस्तक में लिखा तो भैया ब्रिटेन को जा रहा था, तो पॉवर्टी वाली पुस्तक थी, पॉवर्टी, हाँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी पुस्तक में लिखा था ये धन का पलायन वाला सिद्धांत, ठीक है, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे चलते हैं, किसी देश की आर्थिक स्थिति की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त माप, जीडीपी, जीएनपी, ये देश की हैं, ये इन सभी देश की पता पड़ती है। वो क्या करा, वृद्धि की सर्व, देश में तरक्की हो रही है ये कैसे नपे, ये पता पड़ेगी अगर हमारी इनकम बढ़ जाए, देश की इनकम नहीं हमारी, तो प्रति व्यक्ति उत्पाद, एक आदमी ने कितनी पैदावार फालतू करी है, प्रति व्यक्ति कितना पैदावार, ये सबसे अच्छा तरीका है इसका, ठीक है। ये टॉपिक, यही टॉपिक है मैं जिस पर जिक्र कर रहा था बच्चों की, आपको इस पर वीडियो बना के डाल दूंगा, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो देखो बेटा, देश में कोई भी चीज पैदा हो रही है, अगर इनकम बढ़ रही है देश की उससे, तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। किसी मकान की बिक्री, पैसा आएगा बिल्कुल। लॉटरी जीतना शामिल नहीं कर सकते, वजह, लॉटरी जीतने का मतलब है पैसा एक आदमी से केवल दूसरे आदमी पे आना। लेकिन किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, ये भी इनकम है, क्योंकि उस व्यक्ति की इनकम बढ़ गई, बेशक एक से दूसरे व्यक्ति उसकी आय में चढ़ेगी, लेकिन लॉटरी नहीं है, लॉटरी जीतना। तो ये पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना, कम से कम 10 पेपरों में मैं देख चुका हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। 50, आखिरी क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति की आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय, देखो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय निकालनी है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बराबर, ये साइड में लिख के ऐसे लिख लेना, प्रति व्यक्ति आय बराबर, यहां पे ऐसा लिख दो 100 रुपए, प्रति व्यक्ति आय, इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम है ना, देश की कुल इनकम, देश की कुल आय कह दो, आय निकालने तो आय वर्ड इस्तेमाल करो, बटे देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या। अब उसने क्या पूछा, ये फॉर्मूला हो गया, उसने पूछा प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आय मतलब देश की कुल आय, राष्ट्रीय आय को किससे भाग देना चाहिए, देश की कुल जनसंख्या, देखो कहां, देश की कुल जनसंख्या, ए ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है बेटा। ऐसे ही 50 और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने तैयार कर लिए हैं, ये रे 51, 52 क्वेश्चन तैयार हैं, आप डरे ना, लेकिन फिर भी अभी एक वीडियो में बना दूंगा, पक जाएंगे, लंबी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए अगर आपको और देखने हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मतलब मुझे लगता है ना, जब भी तो मजा आता है वीडियो बनाने में, जब लगता है कि बच्चे देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अच्छी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, धन्यवाद। फिर मैं आपको पैट के लिए एक ओवरऑल फ्री में यूट्यूब पे ही एक बना दूंगा प्ले लिस्ट, बस उस पर हेडिंग डाल दूंगा यूपी पैट, उसी में सारी वीडियो और उसी में सारी मैथ की वीडियो सब कुछ डाल देंगे बेटा, ठीक है। मिलते हैं बेटा नई वीडियो के साथ।